हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो में हमने नेट एसेट्स मेथड की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। फिर नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फिर हमने एक और क्वेश्चन लिया था नेट एसेट मेथड से। नाउ ये हमारी फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारा नेक्स्ट मेथड है यील्ड मेथड, कि यील्ड मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक शेयर की वैल्यू को। सबसे पहले इस मेथड के बारे में समझ लेंगे, ये मेथड होता क्या है, इस मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके भी अपने कितने सब पार्ट हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर हम देखेंगे, बात करते हैं स्टूडेंट्स हम यील्ड मेथड की। यील्ड मेथड में जो हम कैलकुलेट करेंगे एक शेयर की वैल्यू को, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यील्ड मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड? ओके, यील्ड का मीनिंग क्या होता है, हम यहाँ पर पहले यील्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, यील्ड का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि भाई हम लोग मान लेते हैं 12th स्टैंडर्ड पास करके आए। तो 12th स्टैंडर्ड पास करके जब हम आए हैं तो हमने अपनी कॉपी पे कई बार अपनी परसेंटेज को ज़रूर लिखा होगा। एंड अपने एग्जाम से पहले हमने कई बार अपनी परसेंटेज कैलकुलेट की थी कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ जाएंगे, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ जाएंगे। जब भी आपको आपके अकॉर्डिंग परसेंटेज कम लगती थी तो उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा दिया करते थे मार्क्स कि नहीं मुझे तो इतने चाहिए, फिर अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया करते थे। तो कहने का मतलब यही है, यील्ड का मतलब यहाँ पर जो बात होगी वो फ्यूचर की बात होगी। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की, कि भाई आज आपने जो पैसा लगाया है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें कितनी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यील्ड का मीनिंग है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, कि आज अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, आज आप अपने स्टडी अच्छे से कर रहे हो, तो नियर फ्यूचर में आपके रिजल्ट्स कैसे होंगे, यही यील्ड मेथड का मीनिंग है। तो यहाँ पर यील्ड मेथड के 3 पार्ट होते हैं। यील्ड मेथड के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। सबसे पहले पास होता है हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड से हम क्या निकालते हैं? एक शेयर की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा हमारे पास होता है रेट ऑफ अर्निंग। दूसरा हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ अर्निंग। ओके, तीसरा हमारे पास होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स जो आपने क्लास 12th में गुडविल पढ़ी थी ना, गुडविल। तो एक मेथड था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड लास्ट मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा था। सेम वही मेथड का यूज करना है और हमारे पास शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो रेट ऑफ डिविडेंड के कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, किसके अकॉर्डिंग कंपनी डिविडेंड देगी, कैसे देगी। रेट ऑफ अर्निंग क्या है कंपनी का, तो आप कंपनी में इन्वेस्ट इन सारी चीजों को देख कर करते हो। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कम ही यूज होगा आपका। रेट ऑफ डिविडेंड और रेट ऑफ अर्निंग आपका एग्जाम में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये निकालना कैसे है रेट ऑफ डिविडेंड की। अगर हम बात करें कि रेट ऑफ डिविडेंड मेथड को आप कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड रेट की। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं आपसे वो रेट ऑफ डिविडेंड की बात कर रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 जो होगा हमारा, स्टेप नंबर 1, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, या फिर इसको हम बोल देते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड लिख देंगे। ओके, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के क्या एक्सपेक्टेड रेट होगा हमारा। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है, तो स्टेप नंबर 1 है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको शॉर्टकट में लिख सकता हूँ या ऐसे लिख दें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ये कैलकुलेट करना है हमें। अब ये कैलकुलेट होगा कैसे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल टू, प्रॉफिट अवेलेबल टू, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जितने भी प्रॉफिट्स अवेलेबल है। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई कंपनी के पास जो प्रॉफिट होगा, कंपनी ने उसमें से क्या पे करा होगा? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के बाद हो सकता है कंपनी कुछ प्रॉफिट्स को कहां पे ट्रांसफर करा रही हो? रिजर्व में ट्रांसफर कर रही हो, वो भी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कुछ हमने जो हमारे पास बच रहा है उसमें हमने क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो जो भी हमारे पास अमाउंट बचेगा वो किसके लिए बच रहा है? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी। तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से। कैसे डिवाइड कर देंगे? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल।
कि जो भी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होगी, यहाँ पे मैंने लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल, उससे पहले वर्ड है टोटल, तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और जब एक्सपेक्टेड रेट निकाल रहे हैं तो रेट निकालने का मतलब कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी इक्विटी अपॉन टोटल पेड अप शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। अब जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास आ गया तो इसी मेथड से तो हमें क्या, इसी को तो निकालना, तो ही निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 2 में हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ शेयर। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ईच शेयर या वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो वैल्यू ऑफ वन शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ओके, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। ये नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ये नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से, और फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एक शेयर की पेड अप वैल्यू से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जब हमारे पास डिविडेंड यील्ड से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड स्टूडेंट्स कैसे निकल कर आएगा, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल पेड अप शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमारे पास जब ये एक्सपेक्टेड रेट आ गया तो हमें वैल्यू ऑफ ईच शेयर या वैल्यू ऑफ वन शेयर कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ गया तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चंस में गिवन होगा, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर, एक शेयर की पेड अप वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ डिविडेंड से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू ऑफ ईच शेयर कैलकुलेट कर लिया। कभी कभी रेट ऑफ अर्निंग की अगर हम बात करें या अर्निंग यील्ड, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट्स, सिर्फ यहां पे नाम चेंज होंगे, सिर्फ क्या चेंज होगा, यहां पे नाम चेंज होगा। जैसे अब हम बात करते हैं इनकम यील्ड की, तो इनकम यील्ड से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बात करते हैं इनकम यील्ड में, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा हमारे पास। तो स्टेप नंबर 1 में हमने यहाँ पे निकाला था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, बिल्कुल सेम है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी, यहां पर भी क्या होगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी हमारे पास होगा, ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी, तो हमने यहां पे वही लिख दिया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम, अपॉन में सेम क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड था। अब नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास यहाँ पे टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, 100 से, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो डिविडेंड की जगह सिर्फ अर्निंग लिख दिया हमने, तो ये अर्निंग मेथड हो गया, बिल्कुल सेम है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो वैल्यू ऑफ वन शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की जगह क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड की जगह क्या रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। तो डिविडेंड की जगह सिर्फ अर्निंग्स वर्ड आना है, इनटू पेड अप ऑफ ईच शेयर, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। यहां पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, किस मेथड से, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग से, ठीक है। तीसरा मेथड जो हमारे पास होता है, तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू मेथड जो हमारे पास तीसरा मेथड है, तो तीसरे मेथड में हम सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपको याद है कि आप गुडविल में कैसे कैलकुलेट करते थे, हाँ सर हमें बिल्कुल याद है, प्रॉफिट अवेलेबल या फिर एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी लेना है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। उसको क्या करते थे हम, उसको डिवाइड कर देते थे किससे, नॉर्मल रेट से, किससे डिवाइड कर देते थे, नॉर्मल रेट से, ठीक है, इनटू, वो इनटू कहाँ पे चला जाता था, 100 में चला जाता था। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वहाँ गुडविल निकालते हैं, यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो वैल्यू ऑफ ईच शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
इस तरीके से हम तीनों मेथड को अप्लाई करके यील्ड मेथड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया यील्ड का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है। तो वो तीन तरीके से हो सकता है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ अर्निंग और कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हम रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो स्टेप नंबर 1 में हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड रेट कैसा आता है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी अपॉन टोटल पेड अप शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। और स्टेप 2 में वैल्यू ऑफ 1 शेयर निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर डिविडेंड लगाया था वैसे ही रेट ऑफ अर्निंग हो जाएगा, तो डिविडेंड की जगह सिर्फ अर्निंग वर्ड यूज किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कैलकुलेट करवाया जा रहा है, कि रेट ऑफ डिविडेंड से निकलेगा या रेट ऑफ अर्निंग से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपनी है शरद लिमिटेड, ठीक है। शरद लिमिटेड है, अब आपको पता ही चल रहा है ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। शरद लिमिटेड हैज इशूड 10,000, शरद लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या इशूड करें, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशूड करें, जिसकी एक की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। इट इज द फेस वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होती है, ये फेस वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ये आपने 12th के शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका पेडअप कितना है, 90 पेडअप है, तो इसकी जरूरत है 90 की, जो 90 पेडअप है। फिर कह रहा है एंड 1500 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, ठीक है। तो ये 100 रुपीज का एक प्रेफरेंस है, इसका पेडअप क्या है, वो 100 ही है। द कंपनी हैज प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 20% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। कंपनी अपने प्रॉफिट का 20% कहां पर ट्रांसफर कर रही है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। द एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर 6 लाख रुपीज का कंपनी का क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। तो यहां पर कंपनी का ये प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कंपनी की अर्निंग्स दे रखी है, क्या दे रखी है, कंपनी की अर्निंग्स दे रखी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड रेट ऑफ टैक्स इज 50%, तो 50% टैक्स रेट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%। एनआरआर कितना नॉर्मल रेट, जैसे कि मैंने कहा था कि नॉर्मल रेट गिवन को दैट इज 15%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर की वैल्यू हमें क्या कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। तो आ जाते हैं यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी। क्या करेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी, कि जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होगा किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसको किससे डिवाइड करेंगे हम, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से। किससे डिवाइड करेंगे, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से, ठीक है। टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, तो कंपनी के पास प्रॉफिट कितना था, 6 लाख रुपीज का कंपनी के पास प्रॉफिट है, 6 लाख रुपीज का। 6 लाख रुपीज में से कितना टैक्स पे कर रही है कंपनी, 50% टैक्स पे कर रही है। 50% का टैक्स कितना पे कर दिया, 3 लाख रुपए का कंपनी ने क्या पे कर दिया, टैक्स। सो कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, 3 लाख रुपीज बच रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैंने इसको बोल दिया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, 20% प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर कर रही है, 20% प्रॉफिट ट्रांसफर कहां पर ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 3 लाख का 20% कितना होता है, 3 2 6, कितना हो गया, 60,000। तो 60,000 कंपनी ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व में। तो ये हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 2,40,000। अब 2,40,000 अभी भी इक्विटी के लिए नहीं है, इसमें से मैंने बताया था क्या और देना है आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। क्या देना है, प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है। अब प्रेफरेंस को डिविडेंड दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने थे, 1500 प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, 1500 इंटू 100, तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए की वैल्यू थी किसकी, प्रेफरेंस शेयर की। और कितने परसेंट वाले थे, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कितने परसेंट वाले थे, 10% वाले। तो 10% का मतलब क्या है कि आपने 10% का मतलब 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपये का आपने क्या देना है, डिविडेंड देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2,25,000। तो 2,25,000 ये क्या है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी, ठीक है। अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी कितना का, 2,25,000। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2,25,000 की इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी 2,25,000 अपॉन टोटल पेडअप शेयर कैपिटल। तो पेडअप कितना था, 90 पेडअप था और 10,000 शेयर्स थे, तो टोटल पेडअप कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा टोटल पेडअप इनटू 100। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3। अब 9 को अगर इससे डिवाइड करें तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, कितना बचा 4 45, 9 5 जा 45। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कितना आ गया, 25% आ गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। अब यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ईच शेयर।
अब वैल्यू ऑफ ईच शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आ गया डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप ऑफ ईच शेयर, पेड अप ऑफ ईच शेयर, एक शेयर का पेड अप कैलकुलेट, एक शेयर के पेड अप से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग हमारे पास कितना है 25, एनआरआर क्वेश्चन में कितने दे रखा है, एनआरआर दे रखा है 15% इनटू पेड अप एक शेयर का कितना 90, 15 6 90, 25 6 150, तो इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितनी आ गई 150 आ गई, एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो यहां पर हमने कौन सा मेथड कैलकुलेट करा था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यहां पर सबसे पहली चीज मैंने यील्ड मेथड के तीनों मेथड को डिस्कस किया था आपके साथ, फिर एक मेथड से हमने एक क्वेश्चन देखा था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14, आपके पास भी आपकी बुक में क्वेश्चन होगा, अगर नहीं है तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, किस तरीके से मैंने सॉल्व करा। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया। ओके, सो अब आपको करना क्या है कि आप रेगुलर स्टडी करते रहिए, और आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाय मंडे ऑनवर्ड्स आप लोगों को बिजनेस मैथमेटिक्स की भी क्लासेस जल्दी से प्रोवाइड करवा दी जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि चैनल आपकी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और हमसे और कनेक्ट होने के लिए हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज यासिर अली क्लासेस, और आप मेरे पर्सनल अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, यासिर अली CS। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।